टेक्निक होती है, आपको अपने दिमाग में से कैसे आप निकालेंगे वो इम्पोर्टेंट होता है। मेन पॉइंट्स निकालना ये आपकी एबिलिटी और आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यू हैव टू बी लाइक दैट, otherwise you won't be able to score very good in the extempore. Now next I will tell you some of the tips for a good extempore speech. आपको अगर extempore के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, here are some of the little bit tips. Prepare ahead of time by reading a lot of current events. Whenever you are familiar with the current events, you see news, your mind is activated like that. So whenever topic is being given, like अगर एक छोटा सा टॉपिक हमने पिछली बार उठाया था करप्शन का, करप्शन के बारे में हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट जब हम न्यूज सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बिल्कुल करंट टॉपिक्स रहती है जिसको कि हम तुरंत का तुरंत बोल सकते हैं। स्टिक टू द टॉपिक, आप अपने टॉपिक से ही स्टिक करिए। करप्शन पे चलते चलते आप अगर ईव टीचिंग पे आ गए, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आप करप्शन पे हैं तो आप करप्शन पे ही रहिए। माइंड मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड मैप में आप क्या करते हैं, आप अपने आपको दिमाग में पहले एक पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं, आपको अपनी टॉपिक किस तरीके से इंट्रोड्यूस करनी है। आपको इंट्रोडक्शन देना है, उसके बॉडी में बोलना है, फिर उसके कंक्लूजन में बोलना है। बॉडी में क्या क्या फैक्ट्स बोलने हैं ये आपको अपने दिमाग में एनालाइज करना होगा। Have an opening paragraph. Opening paragraph over here, paragraph means 2 to 3 lines. आप जब बोलने बैठेंगे शीशे के सामने प्रैक्टिस करिए, बहुत आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे। Opening paragraph should be very attractive. Try to have something pithy as your first line should get the attention of the audience. आपकी जो first line होनी चाहिए that should be very catchy, ताकि audience का जो mind होता है, जो उनकी attention होती है, वो आपकी तरफ attract हो जाए। Last but not the least, conclude by summarizing the topic. उस टॉपिक को प्रॉपरली समराइज करिए। अगर हम करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो समराइजेशन पे भाषण देने की जरूरत नहीं होती हम लोग को सब, तो उसके लिए आप खाली अगर इतना ही बोल देंगे कि करप्शन स्टॉप करने के लिए हमको पहले अपने घर में स्टॉप करना पड़ेगा, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव लाइन। तो उस चीज को कम शब्दों में कैसे कहा जाए, एक्सटेम्पोर इज ऑल अबाउट दैट। इस एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन जो हम लोग बच्चों के लिए रखते हैं उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, आइए जानते हैं बेनिफिट्स के बारे में। एक्सटेम्पोर enables the student to think out of the box and off the field. Means बच्चों को हम लोग सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आप इस टॉपिक के अलावा और कितना कितना सोच सकते हैं। वही नहीं जो बुक में लिखा है, उसके अलावा आप कितना जाके सोच सकते हैं। वो अपनी सोसाइटी से कितना जानते हैं, आपको ये समझ में आएगा बच्चा कितना अटेंटिव है कितना नहीं है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। Improves logical thinking and reasoning ability in a learner. जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे लर्नर होते हैं, उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट अ लॉट। वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम इसको कितनी और अच्छे तरीके से सोचें। इट इज एन एक्सीलेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज फॉर फ्यूचर लीडर्स। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे स्पोर्ट्स में लीडरशिप करें, चाहे किसी भी फील्ड में लीडरशिप करें, तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने का एक्सटेम्पोर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट। ओवर हियर आई वुड लाइक टू से कि अगर हम बच्चों को 3 से 4 मिनट में बहुत लंबी और बड़ी बड़ी बातें कहना सिखाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। हम लोग उनकी गलतियां सुधार के उनको ये बता सकते हैं यहाँ पर बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, तो नेक्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू इम्प्रोवाइज इन दैट। उस चीज में क्या फर्क पड़ता है, बच्चे आराम से अपने तरीकों को बोल पाते हैं, अपने जेस्चर्स बता पाते हैं। मल्टीटास्किंग होती है, थिंकिंग भी करनी है, जेस्चर्स भी देने हैं आपको, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी ध्यान देना है, आप हियरिंग पे भी ध्यान देना है, आपको फेशियल एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना है। तो दैट विल इम्प्रूव देयर communication skills and as well as they will learn how to manage their time. Questions want to conceive and generate ideas without any preparation. ये एक बहुत ही अच्छी चीज होती है। लाइक हमने बच्चों को टॉपिक दिया और कहा कि आपको तैयार करना तो आप तैयार करिए। बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हड़बड़ा जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों के पास बहुत आइडियाज होते हैं, दे विल इमीडिएटली रिएक्ट ऑन दैट। तो ये दूसरों के लिए भी चीज होती है कि हम वो सोच सकता है तो हम क्यों नहीं सोच सकते हैं, तो वो भी अगला बच्चा मोटिवेट होके उस चीज को करने की कोशिश करता है। तो इसको हम लोग आइडियाज जनरेट करवाने की भी काम में ला सकते हैं। That's all for today. Ma'am, this is one more slide. Okay, last things to be keep in mind while giving your extempore. First,
Body language portrays the level of confidence in you. That is very mandatory. Extempore performances are carried out without any prior preparation. So your level of confidence directly depends on the level of knowledge you have on the subject. आपके subject पे कितनी पकड़ है, that depends. Voice can depict a person's character, moods, feelings, emotions, and tone. Change of voice may vary depending on what you are saying. See, over here, voice modulation is very important. Impromptu performances are time-based. Along with competence, enthusiasm, and delivery, you must keep time in mind as well. Delivering quality and valuable speech in the specified duration is the best retention that the audience generally expect and appreciate. That is a more important thing in the time limit. Whatever you are speaking should be effective. Thank you, ma'am. Okay, Neelam, what Done, is your ma'am. reflection? Nervous. Nervous. Try to include all the aspects of extempore, the quality and all. बाकी मैम अब आप लोग बताइए. A little bit nervous in the starting, but after all that went well. ठीक था, बाद में confidence झलक रहा था. Okay, now we are moving to the peer group feedback. मैम गुड. मैम थोड़ा लेंदी था. लेंदी तो चलो ठीक है, लेकिन हाँ नेहा बोलिए. ये नीलम भी काफी कॉन्फिडेंस में लग रहा था, मतलब लग रहा था कि फील हो रहा था कि टीचर मॉड्यूलेशन अच्छा था. जहाँ पे स्ट्रेस देना था पॉइंट्स पे वो स्ट्रेस भी दिया गया, तो वॉइस मॉड्यूलेशन वाज गुड और बाद में वो कॉन्फिडेंस दिख भी रहा था. एक्सेप्ट यस मैम. कुछ और ऐड करना है? श्वेता, आप कुछ उस समय कह रहे थे? यस मैम. मैम ओवरऑल सारा सही था, मतलब इंट्रोडक्शन या जो भी एक्सप्लेनेशन था, बट आई थिंक प्लानिंग का जो हमारा पार्ट है, जो प्लान करना है स्टूडेंट्स के लिए, आई थिंक वो मिसिंग था ना. फीडबैक एक्चुअली, क्योंकि लास्ट टाइम हमने फीडबैक बात दिया था. हमारा जो निशु वाला भी सिमिलर जैसा हो गया था. दीक्षिका फिर से बोलिए. हाँ मैम, जैसे निशु का हो गया था ना, प्लानिंग कैसे करनी है वो वाला पार्ट मिसिंग होगा, तो वैसे नीलम दी का भी वही था, मिसिंग वाला पार्ट था. I'll include this slide. नीलम नहीं, इसमें आपको ऐड करना होगा. एक्सटेम्परी के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या पॉइंट्स होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम शायद बहुत पहले से पॉइंट्स पे हाईलाइट करते चले आ रहे हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. वो सभी यहाँ पे बहुत नाइसली आपने कैटर किया. लेकिन हमारा मेन एम्फेसिस यहाँ क्या होना चाहिए कि एज अ टीचर, साइंस टीचर, अगर आप एक्सटेम्परी को कंडक्ट करवाते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं, तो हाउ विल यू प्लान एंड एग्जीक्यूट इट. तो ये सभी जो पॉइंट्स आज आपने कैटर किए हैं, यू आर टेलिंग अबाउट, यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटेम्परी टू योर स्टूडेंट्स, बट हाउ यू आर प्लानिंग एज अ साइंस टीचर, दिस पार्ट वाज मिसिंग. हम जरा सा बता देते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आप थे नहीं, वहां पे हमने डिटेल में इन पॉइंट्स को कंसीडर किया था. लाइक जिस समय भी आप एक्सटेम्परी कर रहे हो, तो 1 by 1 आप करवा रहे हैं, आप पहले से स्टूडेंट्स को बता रहे हैं नहीं. फॉर एग्जाम्पल कि एज अ साइंस टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रही हूँ कि ओके, डिक्लेरेशन दे रही हूँ कि कल सर्टेन ना हम अपनी क्लास में कुछ एक्सटेम्परी कंडक्ट करेंगे, राइट. यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस. टॉपिक्स क्या है हम पहले से डिस्क्लोज नहीं कर सकते. एक्सटेम्परी है, ऑन द स्पॉट दिया जाएगा, कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे या कुछ मिनट्स दिए जाएंगे, और वो टाइम लिमिटेशन जो यहाँ पे होती है नीलम, वो पार्ट मिसिंग था एक्सटेम्परी में. या तुम्हें अगर ध्यान हो, जो हमने तेजस्विनी में करवाया था स्पीच या एलोक्यूशन, वहां पे भी आपको टाइम लिमिट दी थी. मैम स्टार्टिंग में 2 to 3 मिनट्स मैंने बोले हैं. स्टार्टिंग के पॉइंट्स में ही 2 to 3 मिनट्स जब इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो एक्सटेम्पोर का बोला है कि वो 2 to 3 मिनट्स का ही होता है. स्टार्टिंग की स्लाइड्स में है. नहीं, ये पॉइंट मेरे से मिस हुआ, लेकिन आप वहां पे बोलो मैक्सिमम 3 मिनट्स, राइट. मैक्सिमम 3 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स में ना, जब भी हम रेंज
लेस देन 3 मिनट्स, यूजुअली लेस देन 3 मिनट्स, है ना। तो आपको यहाँ पे Yes, ma'am. टाइम फ्रेम जो है एक मैक्सिमम, जैसे हम आप लोगों को हमेशा देते हैं एक्टिविटी के लिए कि एक टाइम फ्रेम मैक्सिमम 3 मिनट्स मिलेंगे। हो सकता है कोई स्टूडेंट सेकंड्स के लिए बोल पाए, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट 3 मिनट से ज्यादा बोलने की कोशिश करे। तो हम कैसे प्लानिंग करें, तो इन सभी चीजों को आपको प्रॉपरली बताना होगा। तो एज अ गाइडेंस टू स्टूडेंट्स की व्हाट इज एक्सटेम्परेरी एंड हाउ इट विल बी कंडक्टेड, वो सब आपने बताया, आपको क्या ध्यान में रखना है। पर प्लानिंग पार्ट वाज मिसिंग, वो आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, जैसे आप ma'am. I'll स्टार्टिंग add में that. ही बताते हो, अब स्टूडेंट पूछेंगे कि मैम किस टाइप के टॉपिक्स हो सकते हैं, तो एक दो टॉपिक्स का आप उनको आइडिया दे सकते हैं कि कुछ, जैसे आपने करप्शन के लिए यहाँ पे बात की थी, बहुत वास्ट हो जाता है, लेकिन हम उसको बहुत नैरो कहते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट टू द पॉइंट स्टूडेंट से रिफ्लेक्शंस मिल सके, राइट। तो कुछ इस तरह के Yes, ma'am. पॉइंट्स को प्लानिंग पार्ट में आप कैसे उसको लिस्ट आउट कर रहे हो, इसको आप ऐड कर दीजिएगा। मैम बाकी उस चीज को कल overall शो ठीक कर दूं? था। उस हाँ, चीज को बता कल शो कर सकते दूं? हो, आप बता सकते हो। ओके मैम, कल बता दूंगी मैम। Okay, great one. So, Thank you. moving to the next participant, Sunita. Yes, ma'am. मैम प्रेजेंटेशन शो हो रहा है? जी एकदम, आप स्टार्ट करिए, ठीक है। Respected ma'am and my friends, a very good morning to you all. I, Sunita Bangari, going to show the presentation on the contribution of Charles Darwin. Let's introduce with its background. Charles Darwin जो थे उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था on 12 February in the year 1809. उसके बाद उन्होंने 1825 में उनके फादर के कहने पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, बट उनका जो इंटरेस्ट था वो नेचुरल थिंग्स में ज्यादा था, जैसे कि इन्वायरमेंट को देखना, जैसे कि नेचुरल चीजों को ज्यादा देखना उनको शुरू से ही पसंद था, अपने चाइल्डहुड से ही पसंद था। उसके बाद उन्होंने 2 साल के बाद इस कोर्स को जो है क्विट कर दिया था, मेडिकल स्टडी को क्विट कर दिया था। चाइल्डहुड से उनकी हॉबी रही थी, जैसे कि रॉक्स को कलेक्ट करना, प्लांट्स को कलेक्ट करना, इंसेक्ट्स को देखना, ये सब उनकी बचपन से ही हॉबी थी, उनको नेचुरल चीजें ज्यादा पसंद थी। उसके बाद 1828 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स में, बीए डिग्री में। 1831 में उन्होंने अपनी बीए डिग्री को कंप्लीट किया और उसमें उन्होंने 10th स्कोर किया, 10th रैंक उनकी आई थी। उसके बाद 1831 में से इन द सेम ईयर व्हेन ही कंप्लीटेड हिज डिग्री, उनके मेंटोर के कहने पर, उनके प्रोफेसर के कहने पर, प्रोफेसर का नाम था जॉन स्टीवन हेंसलो, उनके कहने पर उन्होंने एक शिप ज्वाइन कर लिया। उस शिप का नाम था HMS बीगल और उन्होंने वहां पे एज अ जियोलॉजिस्ट वर्क किया था। इन 1836 डार्विन जो है इंग्लैंड, यानी कि 5 साल बाद वो इंग्लैंड वापस आ गए थे, बट जब वो वापस आए, जो उनकी जर्नी थी शिप पर, उन्होंने काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन किए थे और इसी जर्नी के दौरान उन्होंने जितना स्टडी किया उसी के दौरान उन्होंने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया, मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। जब वो इस जर्नी पे थे तब वो काफी सारी चीजें ऑब्जर्व करते थे, सेम जो उनकी हॉबी थी वही चीजें वो इसी शिप के दौरान उन्होंने कंटिन्यू किया। डार्विन का एक एब्स्ट्रैक्ट ऑन जिसका नाम था इवोल्यूशन के ऊपर, वो पब्लिश्ड हुआ 1859 में, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस एब्स्ट्रैक्ट में, इस बुक में उन्होंने वही सब लिखा है जो उन्होंने इस जर्नी में ऑब्जर्व किया था। डार्विन डाइड ऑन अप्रैल 19, 1882। इस डेट में डार्विन का जो था डेथ हो गया था। अब हम उनके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे कि उनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था। डार्विन का सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो रहा है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसको उन्होंने मेंशन किया है अपनी बुक में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और उन्होंने ये जो इवोल्यूशन का कंसेप्ट, ये जो थ्योरी समझाई है वो किस कंसेप्ट से समझाई है, द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि उनका जो
मेजर कंट्रीब्यूशन था, पहला तो ये था कि उन्होंने इवोल्यूशन को समझा, इवोल्यूशन को बताया, और किसके थ्रू बताया, किस कंसेप्ट के थ्रू बताया, वो था नेचर ऑफ सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेजर नेचुरल कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इनका मेजर पॉइंट था। पहले हम इवोल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा फाइंडिंग्स देखेंगे कि इन्होंने कैसे इवोल्यूशन को प्रेजेंट किया था, कैसे अपनी थ्योरी में ऐड किया था। Darwin, species can change over time that new species come from pre-existing species. इन मतलब इस डेफिनेशन का ये मतलब है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि जो न्यू स्पीशीज आती है वो जो पुरानी स्पीशीज होती है उसी से ही वो प्रोड्यूस होती है, और इन जितनी भी स्पीशीज आगे जनरेशन टू जनरेशन प्रोड्यूस होती है उन सभी का एक पीछे की तरफ क्या होता है, एक कॉमन एंसेस्टर होता है। यानी कि जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रही है, स्पीशीज बनती जा रही है, उनमें चेंजेस आते जा रहे हैं, बट चेंजेस आने के बावजूद भी उन सब का क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर रहा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उन्होंने ये कहा कि हर स्पीशीज जो प्रोड्यूस होती है उनमें हेरिटेबल डिफरेंसेस होते हैं। हेरिटेबल डिफरेंसेस मतलब जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, जो क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होते हैं और उनमें चेंजेस आने लगते हैं। यानी कि कुछ टाइम बाद 20 ईयर्स 30 ईयर्स बाद जो हमें स्पीशीज मिलेगी, जो जनरेशन मिलेगी, उसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, डिफरेंस होगा। डार्विन ने इस प्रोसेस को क्या बोला, डेसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डेसेंट विथ मॉडिफिकेशन मतलब, डेसेंट का मतलब जो स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही है, मॉडिफिकेशन मतलब जो उनमें चेंजेस आ रहे हैं, और इस प्रोसेस को आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि उनका कंसेप्ट की डेफिनेशन क्या थी, जो उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन बताया था। The theory proposed that the fittest individual, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब अगर हम डेफिनेशन में समझे कि जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है इन्वायरमेंट में, जो सरवाइव कर सकता है अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, इम्यूनिटी के लिए, जो भी सरवाइव कर सकता है उसको हम बोलते हैं फिटेस्ट। यानी कि जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो इन्वायरमेंट में सरवाइव करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी प्रोजेनी, अपनी जनरेशन बनाएगा और आगे अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करेगा। बट जो स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी उनमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, उनमें चेंजेस होंगे। अब हम उनके इवोल्यूशन के प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। उन्होंने उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उन्होंने उसमें अपने डिफरेंट कलेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना और फॉसिल्स को बताया था। डिफरेंट एनिमल्स की कलेक्शन को, प्लांट्स के और फॉसिल वगैरह को कलेक्ट करते थे, उनके बारे में उन्होंने डिटेल में इस बुक में बताया था। उन्होंने जो मेजरली एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, उन्होंने जो उसमें बताया वो बताया गैलापागोस आइलैंड के बारे में। गैलापागोस आइलैंड जो है साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका से काफी 500 माइल्स की दूरी पर है। इन्होंने क्या किया, इधर काफी सारे एनिमल्स को नोटिस किया। उन्होंने ये देखा कि जो साउथ अमेरिका में एनिमल्स हैं वो गैलापागोस में जो एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं रिजेंबल होते हैं जो मेन लैंड, जो साउथ अमेरिका के मेन लैंड में जो एनिमल्स हैं उनसे वो काफी रिजेंबल होते हैं। बट उनमें क्या है, दिखने में उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या हो गए हैं, डाइवर्सिफाइड हो गए। यानी कि जब वो साउथ अमेरिका मेन लैंड से निकलकर एक छोटे से आइलैंड में आ गए तो वो डाइवर्सिफाइड हो गए। डाइवर्सिफाइड मतलब चेंजेस आ गए उनमें। अब ये डाइवर्जन क्यों हुआ, वो डाइवर्सिफाइड कैसे हुए, क्योंकि दोनों जगह का, दोनों प्लेस का जो इन्वायरमेंट था, मेन लैंड साउथ अमेरिका का जो इन्वायरमेंट था और आइलैंड जो एक छोटा सा आइलैंड है गैलापागोस, वहां का जो इन्वायरमेंट था उसमें क्या था, डिफरेंस था, इन्वायरमेंट में डिफरेंस था। इसलिए जो वहाँ की स्पीशीज थी साउथ अमेरिका और गैलापागोस आइलैंड की जो स्पीशीज थी उनमें थोड़ा सा चेंजेस था। उसके बाद डार्विन ने एक चीज और बताई अपनी बुक में। उन्होंने ये देखा, उन्होंने 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस, फिंचेस क्या है, बर्ड है, उन्होंने 13 टाइप की जो है फिंचेस गैलापागोस आइलैंड में देखी। तो वो थोड़े कंफ्यूज हो गए, मतलब थोड़े से शॉक्ड हो गए। उनको ऐसा लगा कि मतलब एक ही बर्ड है, एक ही स्पीशीज है, बट वो 13 टाइप की कैसे हैं। तब उनको पता चला कि जो अलग अलग जगह, तब उन्होंने ये फाइंडिंग की, जो अलग अलग जगह पर माइग्रेट हो गई है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि उन्होंने ये देखा कि कुछ फिंचेस जो थी, कुछ की बीक जो थी, उन्होंने बीक में क्या थी, वेरिएशन देखा था। फिंचेस बर्ड के बीक में, चोंच में उन्होंने वेरिएशन देखा था। कुछ की कैसी थी, लॉन्ग थी, कुछ की शॉर्ट थी, कुछ की शार्प थी, कुछ की पॉइंटेड थी। और ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था इन्वायरमेंट में जो खाने को प्रेजेंट था, जो उनके लिए फूड प्रेजेंट था, उसके अकॉर्डिंग उनकी
शेप ऑफ बीक में चेंजेस था, जैसे कि कुछ बर्ड्स जो थे इंसेक्ट खाते थे, तो उनकी जो बीक थी वो कैसी थी, लॉन्ग और पॉइंटेड थी, और जो सीड खाते थे उनकी कैसी थी, टफ थी बट शॉर्ट थी। तो ये उन्होंने चेंजेस ऑब्जर्व किए थे और उन्होंने ये खुद ही फाइंड किया था कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फूड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया है, इनकी बीक में चेंजेस हो गया है। फ्रॉम दिस डार्विन परसेप्ट, हाँ इससे डार्विन ने एक चीज और कॉन्क्लूड की, क्या, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मीन्स जहां इन्वायरमेंट में जो इंडिविजुअल जो स्पीशीज रह रही है उसके अकॉर्डिंग अगर वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वही क्या करते हैं, स्पीशीज आगे को सरवाइव कर पाती है। न्यू स्पीशीज वुड अराइज फ्रॉम द एंस, हाँ ये वही चीज है जो अभी हमने इस स्लाइड में पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन में, कि क्या होते हैं, स्पीशीज टू स्पीशीज चेंजेस आते रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन स्पीशीज में चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस एक्युमुलेट होते रहते हैं, तो एक न्यू स्पीशीज जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, उसमें वेरिएशन होता है। इसको उन्होंने बोला द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि अडेप्टेशन, जो इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेगा वही क्या कर पाएगा, अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। इसका हम एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, जो प्रेजेंट पैंडेमिक सिचुएशन चली थी कोविड, इसमें काफी सारे लोगों की डेथ भी हुई थी, बट ऐसा नहीं था कि सभी लोग सरवाइव नहीं कर पाए, कुछ लोग क्या थे, मतलब बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में कोविड से सरवाइव भी कर पाए, यानी कि यह है फिटेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो हम लोगों को भी फीवर आया, जैसे मैं भी मतलब बीमार पड़ी थी, बट क्या था, फीवर आया, हम लोगों ने मतलब प्रिकॉशंस लिए और हम लोग क्या हो गए, सेव हो गए। ये एक तरह से नेचुरल सिलेक्शन का भी पॉइंट है, यानी कि फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल, जो स्पीशीज जो इंडिविजुअल अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर पाएंगे, वो आगे क्या करेंगे, स्पीशीज को अपनी कंटिन्यू करेंगे, रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अच्छा, अपनी बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जो उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के मेन पॉइंट दिए थे वो क्या था, ओवर रिप्रोडक्शन, यानी कि हर स्पीशीज क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, रिप्रोडक्शन होता है, न्यू स्पीशीज बनती है, उनमें क्या आता है, चेंजेस आता है, वेरिएशन आता है। ये चेंजेस कैसे आता है, दो पेरेंट्स का, दो इंडिविजुअल का जब मीटिंग होता है तो उनके डीएनए जब ट्रांसफर होते हैं, तो दोनों डीएनए में क्या होता है, जीन्स अलग अलग होते हैं पेरेंट्स के, तो वो अलग डीएनए ट्रांसफर होने की वजह से क्या होता है, जो इंडिविजुअल जो स्पीशीज फॉर्म होती है उनमें वेरिएशन आता है, चेंजेस आता है। स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, अब जो स्पीशीज प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी, इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करेगी, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, अपने पार्टनर से मीटिंग के लिए, जैसे एनिमल्स वगैरह करते हैं। वेरिएशन एंड हेरिडिटी, जैसे कि मैंने बताया, डिफरेंस इन ऑस्प्रिंग, जो स्पीशीज प्रोड्यूस होगी उनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस कैसे होगा, जो डीएनए पेरेंट्स से आता है उनमें क्या होता है, एक जब न्यू स्पीशीज जब दो डिफरेंट डीएनए आते हैं तब क्या होता है, वेरिएशन आता है, जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा उसमें वेरिएशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसमें दो डीएनए प्रेजेंट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट में बेटर एडेप्टेशन के लिए क्या करेगा, सर्वाइव करने के लिए, अपने लिए क्या करेगा, अडेप्ट करेगा, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करेगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, इसी तरह से क्या होगा, नई स्पीशीज बनती रहेंगी, क्या होगा, वेरिएशन होगा, जैसे कि मैंने बताया न्यू स्पीशीज में वेरिएशन हो रहा है, डीएनए का क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है, तो जो न्यू स्पीशीज बनेगी उनमें क्या होगी, वो बिल्कुल नई और डिफरेंट स्पीशीज बनेगी, विच डार्विन कॉल द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसे डार्विन ने क्या बताया, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बताया। यहाँ पे जो है कॉन्ट्रीब्यूशन इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को लेकर खत्म होता है। अब हम उनके अवार्ड्स को देखेंगे। FRS फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी, 1839 में उनको नेचुरल नॉलेज के लिए, मतलब एक अलग सा थ्योरी प्रेजेंट करने के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ नॉलेज के लिए उनको एक क्या मिला था, अवार्ड मिला था FRS की तरफ से। सेकंड अवार्ड जो उनको मिला था, द रॉयल मेडल उनको मिला था 1853 में, जो किसने दिया था, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने दिया था, उनके इवोल्यूशन वर्क को प्रेजेंट करने के लिए। जो नेक्स्ट अवार्ड उनको मिला था 1859 में मिला था, जिसका नाम था, मेडल का क्या नाम था, द वॉलस्टन मेडल। ये किसने दिया था, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने दिया था। जूलॉजिस्ट वो वहाँ पे शिप में थे, HMS बीगल शिप पर जब वो थे 5 ईयर की जर्नी पर, तब वो जियोलॉजिस्ट की तरह भी वहाँ पे वर्क करते थे, काफी सारे फॉसिल्स वगैरह भी वो कलेक्ट करते थे, इसलिए उनको ये मेडल दिया गया था। नेक्स्ट अवार्ड जो उनको मिला था, द कॉपले मेडल 1864 में, वो भी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने दिया था, अपनी बेहतरीन रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए। That's all for the contribution of Charles Darwin. Thank you. Okay, Sunita, what is your reflection?
अब मैम थोड़ा मैं कुछ पॉइंट जो बोलना चाह रही थी नर्वस की वजह से शायद नहीं बोले होंगे अभी नहीं बोल पाई? मैम एक दो शायद। नहीं, इट वाज इन टू डिटेल। ओके मैम। अच्छा मैम था। ऐसी जब हम बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है लगेगा। कि अभी थोड़ा और एक बोलना मिनट चाहिए नीलम, था, मतलब एक एक बार। दो point। हाँ हाँ जी सुनीता मैम। बोलिए। जब हम बोलते हैं ना मैम तो हम काफी फ्लो में बोलते हैं कि मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए करके, साइंस और वालों फिर की ये बाद में आदत लगता होती है है, लेकिन कि हमें यस ना जरा मैम, सा टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, यस मैम, हाँ यस है मैम, ना। और देखो एक और चीज है, आप समझो प्रेजेंटेशन और टीचिंग दोनों अलग अलग स्किल्स हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन यस यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग, आप उनको समझा नहीं रहे, टीचिंग नहीं कर रहे आप। लेकिन अभी क्या होता है, क्योंकि हम जैसे ट्यूशंस वगैरह आप लोग देते हो या माइक्रो टीचिंग वगैरह में टीचिंग वाला जो अप्रोच आ जाता है ना, वो ज्यादा झलक रहा है। प्रेजेंटेशन इज नॉट अबाउट टीचिंग, यस ठीक है। मैम, तो बस इसको ओके जैसा मैम, ध्यान रखना है। वैसे एक्सप्लेनेशन स्किल तुम्हारी बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। पीयर ग्रुप, एनी फीडबैक? मैं just good. समझ में आया निशा क्या बोला आपने? मैम। I'm saying it was good, like समझ में आ रहा था whatever she was saying giving presentation. हाँ, एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा था, लेकिन बहुत डिटेल आउट हो गया। एंड इट्स ऑलरेडी 10-11, सॉरी मैम। है ना। जबकि 3 लोगों को हम एक दिन में यस ले मैम, लेते हैं, एटलीस्ट 3 लोगों का तो हो जाता है, पर आज 2 लोगों का हो पा रहा है क्योंकि दोनों के एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा थे। अब नेक्स्ट टाइम मुझे कट शॉर्ट करना यस होगा, मैम, राइट। पीयर ग्रुप, आपको कुछ ओके। और सजेस्ट करना है? मैम थोड़ी सी स्लाइड्स अगर थोड़ी लाइक बहुत सारा लिखा हुआ था तो थोड़ा हाँ, सा वो एक कम होता तो कॉमन बेटर है, रहता। ये कंटेंट हैवी मत करो उतना। और दूसरा लाइक क्या था पूरा कि फॉन्ट रीड ना करने साइज। की वजह शी कैन, या मतलब पूरा रीड ना करके लाइक इन शॉर्ट पूरा बता दे कि क्या क्या है इसमें। जैसे आपने फर्स्ट टाइम कहा था कि जितने भी देख रहे हैं रीडिंग वो नहीं पढ़ करनी सकते है। हैं, तो आप जस्ट हाँ हाँ। हाँ, वैसे और तो बहुत दूसरी कम चीज थी ये है रीडिंग बट कि फॉन्ट साइज ओके मैम, पे भी ध्यान दो, क्योंकि मैंने बताया था कि पीपीटी में मिनिमम 28 रखोगे, भले 2 स्लाइड्स बन जाए, लेकिन वो कंटेंट जो आपने लिखा है वो क्लियरली विजिबल हो। ये जरा सा मुझे आज दोनों पीपीटीज में लगा कि फॉन्ट साइज स्मॉल है और कंटेंट भी हैवी था, ओके ठीक है। मैम, यू कैन मेक सम फ्लो चार्ट्स, या जैसे लास्ट में आप कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं, इस 6 नंबर की स्लाइड पे आना। यस मैम, अब जैसे यहाँ पे, नहीं नेक्स्ट वन, एनीवेज ये भी चलेगा। अब जैसे आपने यहाँ पे बुलेट्स में लिखा है ना, ये बुलेट्स में लिखा है 1 2 3 4 5 जो भी पॉइंट्स है, यस मैम, क्या हम इसे किसी और तरह से प्रेजेंट कर सकते थे? डिफरेंट कुछ आइडिया हो सकता है यहाँ पर, हो सकता यस मैम, है जैसे हम बताइए। जैसे मैम फ्लो चार्ट में आप कहना चाह रहे हो ना हाँ डायग्रामेटिक बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल। जैसे अपनी स्क्रीन स्टॉप करिए शेयरिंग, मैं शेयर करती हूँ। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? यस मैम, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, क्योंकि मैं यहीं पे तुम लोगों को बता सकती हूँ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं टाइम के साथ, और इसी से तुम लोग अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लाइक सपोज हमने यहाँ पे, आप उनके क्या बता रहे हैं, अचीवमेंट्स बता रहे हैं, तो आपने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे बीच में क्या लिखा है, अचीवमेंट्स। मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, पर यहाँ पे आपने पूरा लिख दिया, अचीवमेंट्स लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको किसी और तरह से यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या नाम लिखना है कि अवार्ड का नाम यहाँ पे आप लिखिए अवार्ड, ठीक है। उनको कौन सा अवार्ड मिला, और साथ में यहाँ पे उसका ईयर लिख सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल 1837, राइट। इस तरह से अपने प्रेजेंटेशंस को जरा सा इम्प्रूव करिए, एग्जामिनेशन कॉपी में भी और पीपीटी में तो स्पेशली। सिमिलरली आप दूसरा भी बना सकते। इसी तरह से अगर आप देखोगे ना, तो पीपीटी में आपको, पावर पॉइंट में आपको बहुत सारे बने हुए ऑटोमेटिकली वहां पे अवेलेबल होते हैं डायग्राम्स, तो आप उनको भी ले सकते हैं,
इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग। लेकिन अगर क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे दूसरा अवार्ड लिख दो, यहाँ पे ईयर लिख दो। सिमिलरली ऐसे ही बाकी और भी जो भी आपके अवार्ड्स हैं, खत्म। ओके मैम। यस मैम। ओके। अब मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट पीपीटी आएगी उसमें जरा सा मुझे इसमें भी इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए। निशा, नाउ यू गेट यस मैम। मोर टाइम। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो कहिएगा तो हम शेयर भी कर देंगे आपसे, ठीक है। थैंक यू। चलो तो आज का हम यहीं पे लेक्चर रखते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:15, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। तो आप अटेंडेंस ले लेते हैं एक बार।